अच्छा, हमने अब मार्जिनल एंड अब्जॉर्प्शन में नेक्स्ट जो सीखना है ना, फॉर्मेट पहले आपने याद करना है अच्छी तरह। फॉर्मेट याद करने के बाद फिर उसकी कुछ चीजें हैं और उसके बाद एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस में क्या है कि वो ये तो बात कंफर्म है कि उसने कुछ ना कुछ ऐसा हेर फेर करके देना जरूर है पेपर में, और ये भी पता है कि वो हमें आता भी होगा। थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत होती है, और वो फोकस करने का टाइम भी सवाल के अंदर देता है, क्योंकि जब आपको सवाल समझ लग जाता है ना तो फिर थोड़े टाइम के अंदर हो जाता है। अब इस सवाल के अंदर उसने हमसे क्या पूछ किया, यानी क्वेश्चन के लिखा हुआ है, Mingora Manufacturing makes and sells. Selling price per unit दे दी और है भी per unit. Variable cost, material per unit, labor per unit, variable production overhead per unit. Marginal cost per unit, ये हमें पता है कि ये variable cost marginal cost होती है। फिर उसने कहा है budgeted fixed प्रोडक्शन ओवरहेड आर 1,10,000 पर मंथ। द फॉलोइंग एक्चुअल डाटा रिलेट्स टू द जुलाई एंड अगस्त। फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स्ड बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, 1,10,000 जुलाई के अंदर और 1,10,000 अगस्त के अंदर। प्रोडक्शन 20,000 यूनिट आपने बनाए, सॉरी 2,000 यूनिट बनाए आपने जुलाई के अंदर और 2,500 बनाए आपने अगस्त के अंदर, और सेल किए 1,500 यूनिट आपने जुलाई के अंदर और 3,000 यूनिट आपने किए अगस्त के अंदर। अब वो कहता है इनकम स्टेटमेंट बनाए यूजिंग द मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। यहां पर एक चीज होती है, जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, बस यही फंडामेंटल है और कुछ नहीं। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। बाकी ये भी 1,10,000 है, एक्चुअल भी 1,10,000 है, बजटेड भी 1,10,000 है, तो उसका भी कोई चक्कर चुक्कर इतना सोचा था एक्चुअल में भी वही हुआ। देयर इज नो अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन, ये भी नजर नहीं आ रही हमें, और ना ही उसने कोई बेस वगैरह बताया हुआ। हम यूनिट बेस बना सकते हैं, बताया भी कुछ नहीं हुआ। अब इसमें सबसे पहले जो एक फौरन परेशानी वाली बात है वो ये है कि यहां पर उसने हमें कुछ डाटा बताया और एक चीज क्लोजिंग स्टॉक भी है यहां जो कि नहीं बताया। कितना है भला? 500 यूनिट। 2,000 बताए थे, 1,500 बनाए थे, 1,500 सेल हुए, 500। ये चीज नहीं, ये हमने खुद फाइंड कर। और ये जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक। अब अगले साल का कोई क्लोजिंग स्टॉक मुझे बता सकता है? 2,500 बनाए, 500 पहले पड़े तो टोटल 3,000 और 3,000 सेल भी हो गए, तो क्लोजिंग स्टॉक नील। ये चीजें हैं जो मैं कहता हूं कि खुद से करनी होती है। ये इस सवाल में इस तरीके से आई है, अगले सवाल में किसी और तरीके से आएंगे, उससे अगले सवाल में किसी और तरीके से। और एक और चीज आज सिखानी है, तो आज का मामला बस इतना ही रखना है। 2 चीजें आज हमने सीखनी है मेजर, और बाकी फिर सवाल ही करने हैं। थोड़ी सी अंग्रेजी, एडवांटेज डिसएडवांटेज, बाकी सारे सवाल है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं इस सवाल को करने की। जब इस तरह का सवाल आ जाए तो सबसे पहले तो हम नाम लिख देंगे, जो भी उसका नाम है, इनकम स्टेटमेंट, फॉर द पीरियड एंडेड। 2 टाइम है जी आपके पास, एक जुलाई है और एक अगस्त। जुलाई अगस्त रुपीज में है, कोई करेंसी नहीं बताई हुई तो रुपीज में लिख लेते। अगर आप में रुपीज इन 1,000 में लेने हैं तो रुपीज इन 1,000 लिख ले, अगर रुपीज में लेने हैं तो रुपीज। सबसे पहले हम लिख लेते हैं सेल्स। अब सेल प्राइस पर यूनिट है 150 रुपए, और यूनिट हमने कितने सेल किए हैं? 1,500 पहले, 3,000 बाद। तो कुछ इस तरह से लिख लेना, 1,500 मल्टीप्लाइड बाय 150
और 3000 मल्टीप्लाइड बाय 150। चाहे यहां लिख ले या नीचे लिख ले, जहां मर्जी इस वर्किंग को शो कर दें, कोई परेशानी वाली बात नहीं। जुलाई की इतनी सेल आ गई 225000 और 3000 को 150 से मल्टीप्लाई कर दिया 450 लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, जुलाई का ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, यहां पर ही लिख, लेकिन दूसरे का तो है। अब उसके ऊपर जो 500 यूनिट है, उन 500 यूनिट को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए ओपनिंग स्टॉक कभी भी पहले मत लिखना उसका, अभी पहले जुलाई को कंप्लीट करो, जुलाई का जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा एज इट इज उसका ओपनिंग स्टॉक लिख दे। पिछले बैच, पिछले साल का जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले साल का क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक पहले जुलाई का तो है नहीं, प्लस करेंगे परचेज कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या प्रोडक्शन कॉस्ट, वर्किंग नंबर 1। वैसे इसकी तो वर्किंग की भी जरूरत नहीं, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, प्रोडक्शन, ओवरहेड और टोटल भी उसने हमें क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया ₹70। यही करना है ना हमने, मटेरियल, लेबर प्लस वेरिएबल, प्रोडक्शन, ओवरहेड। तो 70 मल्टीप्लाइड बाय 2000, 70 मल्टीप्लाइड बाय 2000 और अगले साल कितने बनाए थे 2500, 70 मल्टीप्लाइड बाय 2500, इन दोनों की समय लगी। जो जुलाई में बनाया, जुलाई की प्रोडक्शन को उससे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां पर तो प्रोडक्शन लेनी है ना, ओपनिंग क्लोजिंग का तो चक्कर ही नहीं है। तो 70 को 2000 से मल्टीप्लाई करो 140 और 25 को मल्टीप्लाई कर दें 7 से 170, फिक्स माइनस कर देते, क्या उसको लेते ही अलग आएगा सवाल, फिक्स आएगा उसको निकालेंगे आप। उसके बाद माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्या करते हैं, यहां पर हमारे पास एक वैल्यू, अगर तो ये मार्जिनल है तो 3 कॉस्ट को प्लस करके क्लोजिंग स्टॉक से मल्टीप्लाई करते, और अगर ये ऑप्शन है तो 4 कॉस्ट को प्लस करके मल्टीप्लाई करो, और अगर ये वेटेड एवरेज है तो पहले ओपनिंग परचेज के यूनिट भी प्लस, अमाउंट भी प्लस, उनको डिवाइड करके जो एवरेज रेट आएगा वो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट है 500 और एक यूनिट की कीमत है 70 रुपए, क्योंकि इस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मटेरियल भी है, लेबर भी है और ओवरहेड्स भी। तो करो जरा 70 को मल्टीप्लाई, और इसका क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, और ये क्लोजिंग स्टॉक इधर जाकर लिख दो ओपनिंग स्टॉक। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक। डन, आगे बढ़। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अब हम लिखेंगे पहले ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। पहले इसकी कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर लें, कुछ इस तरह से कर लेते हैं। 140 माइनस 35 105, 35 प्लस 175, अब सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दे तो आ जाएगा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 225 माइनस 105, 120, 240, दैट इज ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। अब वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन, क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है
वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड का कोई डाटा गिवन नहीं, तो खत्म। यही नेट कंट्रीब्यूशन है। लेस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। अब ग्रॉस कंट्रीब्यूशन ही नेट कंट्रीब्यूशन हो गया, क्योंकि वेरिएबल तो है ही नहीं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैसे, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूशन मार्जिन कह सकते हैं। हाँ, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन एक ही चीज है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मतलब आपको सेल के ऊपर इतना मार्जिन था, वेरिएबल कॉस्ट क्या, नहीं कंट्रीब्यूशन मार्जिन डायरेक्ट। मार्जिन का मतलब तो सिर्फ ये होता है कि कॉस्ट और सेल का फर्क, उसे मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन बेसिकली प्रॉफिट को कहते हैं, तो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट कह रहा है, नेट को कहना है या ग्रॉस को कहना है? नहीं, जब हम आगे जाएंगे ना तो वो डिपेंड करता है जो इंफॉर्मेशन गिवन होगी उस हिसाब से। कंट्रीब्यूशन बेसिकली प्रॉफिट है, मार्जिन बेसिकली क्या है, प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, वेरिएबल कॉस्ट निकाल के प्रॉफिट, ठीक है। अगर हम उसको माइनस कर दे, उतना मार्जिन माइनस कर देते हैं प्रोडक्शन वाला वेरिएबल, तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन सारा माइनस कर देते, नेट कंट्रीब्यूशन। तो वो नेट मार्जिन और ग्रॉस मार्जिन भी उसे कह सकते हैं। अगर सिर्फ लफ्ज मार्जिन लिखा हुआ है तो वो तो फिर अजम्पशन पे चला गया ना, कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उस हिसाब से। तो ये इस तरह मार्जिन का मतलब बेसिकली सेल और कॉस्ट का फर्क कहते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स्ड माइनस करके तो नेट प्रॉफिट आता था। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से तो वो तो जाहिर सी बात है, जब आपको मार्जिन गिवन होगा कि ये कंट्रीब्यूशन है, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट निकाल देंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। 150 सेलिंग प्राइस तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, उसको जितने यूनिट आपने सेल की उससे मल्टीप्लाई करना। जब कंट्रीब्यूशन ही आपने ले लिया, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर, जब पहले आपने तो फिर तो कंट्रीब्यूशन जब ले ली तो आएगा कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स्ड कॉस्ट सिर्फ ले। इसमें वेरिएबल प्रोडक्शन और वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन कंट्रीब्यूशन सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है। प्रोडक्शन वाले माइनस करेंगे तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन आएगा, दूसरे भी माइनस कर देंगे तो नेट कंट्रीब्यूशन आता है। हाँ जी, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हमें हर महीने के कितने दिए हुए हैं, 1,10,000। तो 110 इधर से भी माइनस कर दे, 110 इधर से भी माइनस कर दे, ये आपके पास नेट प्रॉफिट आ। एलोकेट करेंगे, ये मार्जिनल है क्या, फिक्स तो सब पे लगा, फिक्स तो फिक्स होता है, एलोकेट करने की जरूरत है। ये तो हम तो एक्चुअल ले रहे हैं, एक्चुअल जिस महीने के जितने लगे हैं मार्जिनल। ये एलोकेशन का ताल्लुक सिर्फ अब्जॉर्प्शन के साथ होता है, तो उसका हेर सोचना पड़ता है, इसका नहीं सोचते। फिक्स जो मार्जिनल है ना, उसमें वेरिएबल अलग फिक्स्ड अलग, बस। हाँ जी बताएं जी, इसका कितना आ गया, 10 और इसका 130। ये हमारे पास स्टेटमेंट बन गई। ये आपको पेपर के अंदर कभी 2 क्वार्टर गिवन होंगे, कभी 2 6 महीने का गिवन होगा, कभी 2 साल आ जाएंगे, तो कभी 2 प्रोडक्ट आ जाएंगी। तो इस तरह से आप लोग या तो इसी तरह साइमल्टेनियसली हल कर लेना, या फिर उसको अलग अलग कर लेना जैसे आपको अप्रोप्रिएट लगे, जैसे जहां पर आपका टाइम भी सेव। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जिसमें मार्जिनल भी हो, ऑब्जॉर्प्शन भी हो, और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। और ओवरहेड वाला तो पता है ना आपको, अप्लाइड ओवरहेड का फार्मूला क्या होता है जी, ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट का बजटेड। अब इसके अंदर स्पेशली मार्जिनल ऑब्जॉर्प्शन के अंदर ये एफ पी लगा देते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट। क्या फाइंड करने जा रहे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन। जो ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट होता है वो ओवरऑल होता है, वो हम ओवरहेड के जब ओवरहेड का चैप्टर पढ़ रहे थे उस वक्त हम टोटल ओवरहेड ले रहे थे। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर जो हमने डील करना है वो किसको करना है, फिक्स्ड ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट। तो अगर फिक्स्ड ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट होगा तो फिक्स्ड बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड,
पहले हम क्या लेते थे, बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड, अब क्या ले रहे हैं, बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। और अगर हमने फिक्स्ड अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे, ये actual फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। ठीक हो गया। और अंडर जो ओवर आपको बताइए, तो इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल के साथ, एक्चुअल फिक्स के साथ, एक्चुअल फिक्स के साथ, तो हमारे पास अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन। चलो कोई अच्छा सा सवाल ढूंढते हैं, क्योंकि पहला सवाल भी आप का हो गया मतलब अच्छा नहीं था, दूसरा हो गया अच्छा नहीं था, तीसरा समझ लग गया अच्छा नहीं था, फोर अच्छा था। चलो फोर देख, आखिर पे आ गया, आखिर में थोड़ा सा चस्का था। सच क्या था वो कंपेयरिंग बस, जहाँ पे अंडर और ओवर। चलो वो देखते हैं। चलिए चौथी एग्जांपल पे आते हैं। अच्छा इसकी ना अंग्रेजी आपने खुद पढ़नी है, खुद पढ़ के फिर इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर ना हम ऐसा करते हैं कि इसको मार्जिनल के साथ भी करते हैं और ऑब्जॉर्प्शन के साथ भी करते हैं, ठीक है। और इससे कोई और थोड़ा अच्छा सवाल ढूंढो, कोई मिलता है तो ओपनिंग। हाँ सेल्फ टेस्ट में अभी इस काबिल नहीं हुए, अभी आप छोड़ते हैं, सेल्फ टेस्ट में जाने के लिए छोड़ते हैं। मैं कह तो सेल्फ टेस्ट जाने से पहले ना उस जैसा कोई सवाल कर ले, फिर जाना तो अल्टीमेटली सेल्फ टेस्ट पे ही है। कल हमारा सेल्फ टेस्ट ना, मतलब नेक्स्ट जो आपने आना है सेल्फ टेस्ट में ही आना है। और अब जो आपका टेस्ट होना है वो इसका होना है मार्जिनल अब्जॉर्प्शन का। और मैं कहता हूँ मार्जिनल अब्जॉर्प्शन के साथ ना ओवरहेड की बजाय ना इन्वेंटरी वैल्यूएशन ऐड कर देते हैं साथ, ताकि उसकी रिवीजन हो जाए साथ। एक चैप्टर पिछला चलाया करेंगे और एक अगला चैप्टर चलाया करेंगे करंट, ताकि टेस्टिंग लेवल अच्छा हो जाए। देखिए ना, मैं पहले भी एक बात कहता हूँ, दिमाग से निकाल दें फेल पास को, सीखें और इसको एंजॉय करें। फेल होता है दफा हो, दोबारा दे देंगे, पास होता है आगे चले जाएंगे। लेकिन जब सीख लेंगे ना तो कम से कम ये फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। आप लोग ना कभी ना बन के हर नई चीज सीखते हुए मजा आएगा। तो जब भी कोई नई चीज आती है ना तो आप उस पर और ज्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से काम किया करो, ताकि थोड़ा आप इंसानों वाली इंसानियत में आए। ये अभी वाला नहीं है, ये जो आप लोगों को बोरियत होती है पढ़ने से या मुश्किल कोई चीज लगती है, मतलब इंसानियत की कमी है, क्योंकि इंसान के लिए कुछ मुश्किल नहीं। तो अगर आपको कोई चीज मुश्किल लगती है या आप घबरा जाते हो परेशानियों से, मतलब अभी इंसानियत की थोड़ी ज्यादा भी कमी हो सकती है। राशिद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट, following data is relevant to the preparation of income statement under absorption costing. सेल प्राइस पर यूनिट 100 रुपए, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, लेबर पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट, ओवर फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। नीचे देखो टोटल अब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट, उसने ये पर यूनिट दे दिया और नीचे उसने कैलकुलेशन के बारे में बता दिया। और ये उसने अब्जॉर्प्शन कॉस्ट, और हमने तो दोनों से करना है, हमने अब्जॉर्प्शन से भी करना है और मार्जिनल से भी करना है। फिर नॉर्मल प्रोडक्शन 2100 और बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड फिक्स्ड हो गया काम हमारा, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया। उसने खुद ही हमें क्या दे दिया, फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, और हमने यही लेना होता है फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। और हमने पर यूनिट लेना होता है, कभी पर आर आ गया तो फिर भी पर यूनिट में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद वो कहता है, उसने फाइंड करके भी दिखा दिया, कहता है फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द जुलाई 2020 फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअल 42,000। एक्चुअल कितने, 42,000।
प्रोडक्शन एंड सेल्स 2000 यूनिट, कहते हैं जितने बनाए उतने सेल हो गए, इसका मतलब ओपनिंग क्लोजिंग है ही नहीं, ये तो जिंदगी और आसान होगी। अच्छा, अगर ओपनिंग क्लोजिंग यूनिट ना होना तो इनका दोनों का नेट प्रॉफिट बराबर आएगा। अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो नेट प्रॉफिट बराबर आएगा। और अगर पिछले साल का और इस साल का हमारे वो जो रेट है वो तो बाद में बताता हूं, अभी तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की बात की है, अगली बात अगले कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूं। चलिए आए जरा, मार्जिनल के जरिए भी करना है, ऑब्जॉर्प्शन के जरिए भी करना है, पेपर में ये दोनों आ जाते हैं इसलिए हम दोनों साथ करने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर लिख देते हैं, अगर साइमल्टेनियसली करने हैं तो आपकी मर्जी, अलग अलग करने हैं तो आपकी मर्जी, पेपर पर आप लोग जो देखें। यहां पर मैं लिख देता हूं मार्जिनल, यहां पर लिख देते हैं ऑब्जॉर्प्शन। इसके ऊपर आपने नाम, इनकम स्टेटमेंट वो सब ऊपर लिख देना। ठीक है, यहां से हम शुरू करने लगे मार्जिनल ऑब्जॉर्प्शन और यहां पर लिख देते हैं रुपीस। अगर आपने इस तरह से करना है ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने यहां पर एक लाइन भी ड्रॉ कर लिया करें ताकि उसकी वैल्यू इधर ना आ जाए और इधर वाली वैल्यू उधर ना जाए। सबसे पहले हम लिखने लगे हैं सेल्स। हमने कितने यूनिट सेल किए? 2000। मिल गया सबको? Yes, sir. यूनिट सोल्ड एंड प्रोड्यूस 2000 और एक यूनिट का रेट क्या चल रहा है? 100 रुपए। 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100 200,000, क्योंकि दोनों के अंदर सेल कभी चेंज नहीं होती इसलिए लाइन से थोड़ा स्पेस पे रुपीस लिखना, क्योंकि थोड़ी सी वर्किंग भी हमने उधर करनी है। ठीक है, वर्किंग के लिए जगह छोड़ लेना पेपर में। उसके बाद लेस, अब एक है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल और एक है कॉस्ट ऑफ सेल। एक है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल और एक है कॉस्ट ऑफ सेल। तो यहां पर हम लिख देते हैं सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल, या दोनों लिख लो, आपकी मर्जी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब पहले क्योंकि वेरिएबल है यानी हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। साफ सुथरा लिखना है, मिक्स नहीं कर देना पेपर में। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, Yes, sir. नील, इधर भी नील, इधर भी नील। यहां पर हमने करना है प्लस करना है प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या करना है? प्रोडक्शन लिख देते, अपना अपना लिख देते। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही होता, ऐसा करेंगे, ऐसा ही करेंगे जब कोई सवाल होगा तो। अभी एक नॉर्मल सवाल बगैर ओपनिंग क्लोजिंग, फिर ओपनिंग क्लोजिंग वाला भी अगला सवाल करना है। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाह करें, बीआई की क्लास आज नहीं है। ठीक। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए हमने क्या करना है, यहां पर ऐसे कुछ मटेरियल, यहां पर ऊपर लिखिए प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल है, टोटल लिख दें, पर यूनिट है, ये छोटी सी वर्किंग आपकी रिपीट हुआ करेगी। मटेरियल कितना था? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 25 रुपए। लेबर 20। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 50। पहले तो इसको प्लस कर 60। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट लेना है, और कौन सा पर यूनिट लेना है? फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, नॉट पर आर, पर यूनिट। अगर आज के हिसाब से गिवन होगा उसको भी यूनिट में ले लिया करेंगे। जैसे अगर वो कहता है 1 घंटे आपके पास पर आर रेट है और 1 यूनिट पे 2 घंटे लगते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो जब आएगा सवाल तो देख लेंगे। तो यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन रेट कौन, क्योंकि अप्लाई लेना होता है ना, तो अप्लाइड के लिए तो यही रेट इस्तेमाल होगा। अप्लाइड लेते हैं ना, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड। अब यहां तक जो आ गया ये है मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, जी। और अब क्या आ गया? 80 अब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट। ओके होगी वर्किंग। अब आते हैं यहां पर, अगर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, यूनिट बनाए कितने हमने? 2000। 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1
और 2000 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, क्योंकि एक के लिए हमें 3 कॉस्ट चाहिए और एक पे हमें 4 कॉस्ट चाहिए। तो 2000 को मल्टीप्लाई किया 60 से, तो कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई? 120,000। अच्छा, ये क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग तो है ही नहीं, चलो फिर भी एक दफा लिख देते हैं, 120,000 और 160,000 प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। उसके बाद लेस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान की बात। उसके बाद यहां पर हमारे पास इसका टोटल आ गया 120,000, इसका टोटल चला गया यहां 1, क्योंकि इसके साथ माजरत अब्जॉर्प्शन वाला ये है ना, मार्जिनल वाला डायरेक्ट चला जाता है, अब्जॉर्प्शन वाला डायरेक्ट नहीं जाता, क्योंकि इसमें तो वो एडजस्टमेंट करनी होती है। 160,000 और इसका डायरेक्ट 120। इसका आप बोलेंगे ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। कितना आ गया? 80,000। बट इस 160,000 में अंडर या ओवर अप्लाइड, अंडर या ओवर अप्लाइड के लिए हम सबसे पहले यहां पर जाकर अप्लाइड एफओएच फाइंड करेंगे। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। एक्चुअल कितने बनाए? 2। कितना आ गया टोटल? 40। और ये है अप्लाइड जो कर चुके हैं, 20 को इससे मल्टीप्लाई करके ऐड होम कर चुके हैं ऊपर इकट्ठा ही। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं? 42,000। अप्लाइड कितने हैं? अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड है? फिर भी सोचो, ये एक्चुअल है अंडर अप्लाइड। इसका मतलब कम ऐड किए हैं 2000। तो 2000 ऐड कर। अंडर अप्लाइड आप अलग अलग ही कर लेना ताकि आप लोगों को ये टेंशन ना है। कितने? 2000 से। अब ये हो गया हमारा इसकी कॉस्ट ऑफ सेल 162,000। डन। अब बात रहेगी कहां पे? हाँ जी, इसमें अभी वेरिएबल डेटा रह गया। मार्जिनल में कोई नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल है? नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कुछ भी नहीं है, तो खत्म हो गया। उसके बाद हम क्या किधर जाएं फिर? लेस। इसके लिए क्या करें? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, इसमें से क्या माइनस करेंगे? एक्चुअल वाला 42,000 और इसमें यही माइनस करेंगे तो हमारे पास जीपी आ जाएगा। जीपी माइ करें जरा, 2 लाख माइनस 162,000 30। अच्छा, जीपी के बाद क्या माइनस होता है? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड, सॉरी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सारी वो है ही नहीं, यही प्रॉफिट है। अब यहां पर देखें 80,000 में से 42 माइनस करें 38,000। जमान आगे पीछे हो रहा था, उसी को याद रखें, हमने दोनों इकट्ठे कर दिए ना, आपने नहीं ऐसा कुछ करना, आप अलग अलग कर लें। मार्जिनल को कैसे लेकर चलना होता है? मार्जिनल को सेल माइनस पहले सारे वेरिएबल, प्रोडक्शन वाले वेरिएबल, नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल हैं तो लिखेंगे, जो नहीं है नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद फिक्स्ड, दोनों टाइप के फिक्स्ड, और उसमें पहले प्रोडक्शन सारे माइनस कर देंगे, फिर नॉन प्रोडक्शन माइनस कर, उसमें प्रोडक्शन अलग, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन को देखते हैं, यहां पर वेरिएबल और फिक्स को देखते हैं। हाँ जी, चले अब एक सवाल आ जो जरा, ये तो वैसे फजूल से ही था। हाँ जी, कोई 5वें सवाल पे देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, यूनिट प्रोड्यूस बजटेड लेवल गिवन है। कहता है इनकम स्टेटमेंट में अंडर अब्जॉर्प्शन, ये खुद ही कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 6 में सेल प्रोडक्शन, सेल प्राइस, there is no opening stock, prepare budgeted profit and loss statement of the March using absorption would as follow। अच्छा जी, absorption costing से करते हैं, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि अगर उसमें शायद यहाँ पर है तो सही। एग्जाम्पल दिया ना, लेकिन इसमें ना 3 महीने हैं, कोई एक डाटा करते हैं, एक डाटा वाला करते हैं। कोई एक डाटा जिसमें गिवन होगा वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10, ये तो रिकंसिलिएशन के हैं सारे सवाल। मुझे लगता है पहुंचते हम सेल्फ टेस्ट तक ना पहुंच जाए। एडवांटेज, हाँ सेल्फ टेस्ट ही आगे हैं, उधर से देख लेते हैं। ये सेल्फ टेस्ट ही है। करना तो है। नहीं, मैं कहता हूँ कि एक दफा कोई अच्छा सा सवाल, छोटा सा सवाल कर लेना जिसमें कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। मेन कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करने होते हैं। सेल्फ टेस्ट शुरू हो गया। चलिए, उससे पहले मैं आपको कोई सवाल वैसे ही करवाता हूँ, आसान सवाल एक करवा के ना, तो कल से सेल्फ टेस्ट ही करने। कल मतलब जो भी कल वर्किंग डेज होंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आखिरी कॉन्सेप्ट मैं कहता हूँ आज ना करो, ताकि चैप्टर खत्म हो गया है। चैप्टर तो खत्म हो गया है, थोड़ी सी चैप्टर तो कल ही खत्म हो गया था, आपके सामने ही है। चलो फिर यही कर लेते हैं। ये सवाल है थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। चलो ये देखते हैं। Assuming there is no opening stock, budgeted profit and loss account under absorption। अच्छा, इस सवाल को हमने absorption और मार्जिन दोनों से करते हैं। उसने जी पेपर में जो कहा हुआ पेपर में वैसे करना है, बट अभी हम दोनों से कर लेते हैं अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई तो। Silver Limited produce and market a single product। Following budgeted information is available from SL records of the month of March 2020। Sales 1 लाख यूनिट, प्रोडक्शन 1,20,000 यूनिट। क्लोजिंग स्टॉक का पता चला, सेल 1 लाख यूनिट, प्रोडक्शन 1,20,000 यूनिट, तो क्लोजिंग स्टॉक 20 लाख। एक चीज तो आप लोगों को मिल ही जाती है, 20,000 यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 0.8 kg लगते हैं और 1 kg 60 रुपए का, तो एक यूनिट पे कितना लगेगा? एक यूनिट पे 0.8 kg लगते हैं और 1 kg 60 रुपए का आता है, तो इसका मतलब है 0.8 kg की जो कीमत होगी वही एक यूनिट की होगी। तो 0.8 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 48। इसका मतलब है एक यूनिट की कीमत 48 है। हमें केजी की नहीं, यूनिट की कीमत चाहिए। लेबर 27 मिनट लगते हैं, 1 घंटे का रेट 80 रुपए है। 1 घंटे का रेट 80 रुपए है और हमें चाहिए 27 मिनट का, तो 27/60 कितना? 30। ये समझ लग रही है? उसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 40 रुपए पर आर, 40 रुपए पर आर। ये तो पर आर है, हमें तो पर यूनिट चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर वेरिएबल ओवरहेड की बेस ना बताई हो तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। वेरिएबल ओवरहेड की बेस ना बताई हो तो उसका जो टाइम और फॉर्मेट लेते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर। ये लिख ले हमेशा के लिए। अगर
ये कहीं ऐसी जगह लिखना है कि बाद में आपको मिल भी जाए। अगर वेरिएबल ओवरहेड की बेस ना बताई हो, हमेशा डायरेक्ट लेबर आर। ओके होगी बात? इसके साथ ही एक और लाइन छोटी सी लिख लें, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड का टाइम सेम होगा, रेट डिफरेंट हो सकते हैं। टाइम सेम होगा, रेट डिफरेंट हो सकते हैं। रेट से मुराद जैसे पिछले 80 रुपए पर घंटा है, इसका 40 रुपए पर घंटा है। रेट सेम होगा, डायरेक्ट मटेरियल नहीं, डायरेक्ट लेबर लेबर और वेरिएबल ओवरहेड का, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड का रेट डिफरेंट हो सकता है, टाइम सेम होगा। अब वेरिएबल ओवरहेड के ऊपर भी 27 मिनट ही लग रहे हैं, ये मतलब है इसका। तो उसका रेट 80 रुपए था, इसका 40 हो सकता है, लेकिन उसके भी 27 मिनट है, इसके भी 27 मिनट है। तो 40 को तो हम 40 तो पर आर है, और हमें क्या चाहिए? पर यूनिट। तो 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे 27/60 पे। नहीं समझ लगी इस चीज? देखिए, आपको लेबर का टाइम बताया हुआ था 27 मिनट लग रहे हैं, और उसका रेट बताया था 80 रुपए है। हमने 27 मिनट का टाइम पैसे फाइंड कर लिए। एक यूनिट पे 27 मिनट लग रहे थे, और 1 घंटे का रेट 80 रुपए था पहले। तो हमने क्या किया, 80 को 27/12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 36 रुपए आंसर आया था, ये था एक मिनट, एक यूनिट का। किसका था? एक। अब वेरिएबल का 1 घंटे का रेट बताया हुआ था। 1 घंटे का रेट, घंटे का रेट होता है, टाइम नहीं बताया हुआ था। तो टाइम फिर कौन सा लेना है? लेबर वाला। तो इसका मतलब उसका भी टाइम 27/60 ही है। तो 40 मल्टी तो कितना आ गया? 80। उसके बाद वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस 15 पर यूनिट। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस 15 पर यूनिट। ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ट्रिक नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिसको हम कहते हैं अकल के अंधे। क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस 15 पर यूनिट, 1 यूनिट का है। और अगर हमें टोटल चाहिए तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लाख यूनिट से या 1,20,000 यूनिट से? 1 लाख से। कैसे? 1 लाख से। वजह क्योंकि ये सेलिंग है, ये सेलिंग एक्सपेंस है। तो जितने यूनिट सेल हुए हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। जो प्रोडक्शन एक्सपेंस होते हैं उनको प्रोडक्शन यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने अगर मल्टीप्लाई करने हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 लाख से। उसके बाद फिक्स सेलिंग एक्सपेंस भी आ गया। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एट अ नॉर्मल एक्टिविटी लेवल 1,05,000। कहता है नॉर्मल एक्टिविटी लेवल कितनी है आपकी? 1,05,000 आर एस्टिमेटेड 21 लाख। द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 180। अगर मैं आपसे ये पूछूं, मुझे फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट इधर ही फाइंड करा के दे दो, तो कैसे फाइंड करोगे? 21 लाख डिवाइडेड बाय 1,05,000, कितना आ गया ओवरहेड रेट? 180 तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। बीस। ठीक है, ये तो क्या लिखा हुआ है? फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, अब सवाल हल करते हैं। डाटा तो सारा आ गया। अब दोनों से करते हैं सवाल हल, और फिर इसमें एक ट्रिक भी जो चीज सिखाने वाली है, थोड़ा सा हिंट बता दूंगा, बाकी सारी बातें कल करेंगे। सबसे पहली बात, कल का लेक्चर वैसे फजूल होगा। फजूल से मुराद पेपर के लिए हमने कुछ और करना है। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट बता दूंगा, वो आपने अपने लिए रखना है। पेपर में तो रट्टा लगाना है, रट्टे लगे टाइम बचाना है। वो आपको एक फॉर्मेट बता दिया जाएगा, उसमें वैल्यू कोड करेंगे, आंसर आ जाएगा। सिखाऊंगा जरूर ऐसा हो क्यों रहा है, तो फिर वो आपने भूल जाना है, तो फजूली हुआ। सबसे पहले हम कर ऊपर नाम वगैरह लिखकर, किसको पहले करना है? एब्जॉर्प्शन को कर ले। एब्जॉर्प्शन सबसे पहले यहां पर एक हम अलग अलग ही किया करेंगे पेपर। सेल्स, कितने यूनिट सेल किए हमने? 1 लाख। और 1 यूनिट का रेट आपको एंड पे बताया हुआ है 180 रुपए।
मल्टीप्लाइड बाय 180, तो कितना आ गया 18 मिलियन रुपीज एंड 1000 कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 18,000। फिर हम कर देंगे जी लेस अब्जॉर्प्शन है ना, तो कॉस्ट ऑफ सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, उसने कहा जी ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक। फिर हम करेंगे प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1 यहां आपने अपने उस सवाल के नीचे या ऐसी जगह पर जो उसको नजर आए, मटेरियल लेबर ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, और फिर फिक्स्ड प्रोडक्शन, फिर हम उसमें करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, और फिर हमारे पास आ जाएगी अब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट। ऐसा ही है। सबसे पहले बताया मटेरियल कितना आया 48, कभी कभी वो टोटल भी दे देगा, फिर टोटल ले लेंगे एज इट इज। लेबर कितनी बताई हुई है 36, वेरिएबल ओवरहेड 18, और इसको हमने कितना फाइंड किया, यहां पर एक छोटी सी वर्किंग भी कर लिया करेंगे, इसको सब तीनों को प्लस करें कितना आता है 18 प्लस 36 प्लस 18, 48 प्लस 36 100, और ये हो गया 100। अगर मार्जिनल अब्जॉर्प्शन इकट्ठा बता दे तो ऐसे कर लिया करेंगे, क्योंकि हमें 102 भी चाहिए होगा। हाँ जी, बता सकते हो प्रोडक्शन कॉस्ट कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, मल्टीप्लाइड बाय रेट कौन सा इस्तेमाल करेंगे 102 या 122, 122। कितना आंसर आ गया 14640, 14640 पता चला इस चीज का। लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास 20,000 यूनिट, कौन सा रेट इस्तेमाल करेंगे 102 या 122, 122, जो रेट जिसका है वही इस्तेमाल होगा। अब्जॉर्प्शन है तो अब्जॉर्प्शन रेट इस्तेमाल करेंगे, और मार्जिनल है तो मार्जिनल रेट इस्तेमाल करेंगे। ठीक होगी बात, मल्टीप्लाइड बाय, और FIFO मेथड होता है, अगर वेटेड एवरेज होता तो फिर वही वाला काम करना है, और वो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के साथ होता है 122, 244 है ना, हाँ 2440 भी आएगा, ओके होगी बात। हाँ जी बताओ कितना आ गया 14,640 माइनस 2,440, 12,200। अब मुझे अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन की वर्किंग करके दिखाएं क्या होता है। अंडर या ओवर अप्लाइड एफओएस का फार्मूला क्या है, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कितना है, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना है, एक्चुअल यूई बनाया है ना, कितना आ गया टोटल 2400, ये मेरे पास अप्लाइड एफओएच आ गया, ये मेरे पास अप्लाइड एफओएच आ गया। इसको किसके साथ कंपेयर करूंगा, एक्चुअल के साथ। तो एक्चुअल कितने हैं, एक्चुअल ओवरहेड कितने हैं, हाँ बताए हुए कि एक्चुअल ओवरहेड कितने हैं। अगर आपको कुछ ना बताया हो तो फिर जो गिवन है वही एक्चुअल मान लिया करो। अगर गिवन होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड तो वही लेंगे, अगर ना गिवन हो तो फिर क्या तरीका कार होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत, जो गिवन है वही पकड़ लो। अगर तो गिवन है अलग अलग तो ये इसको तो हमने बजटेड मान के गए थे ना, एस्टिमेटेड, लेकिन अब है ही नहीं तो फिर इसी के साथ ही कंपेयर कर। तो 2400 आपका आ गया अप्लाइड और 2100 आपका आ गया एक्चुअल। तो ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है, ओवर है तो माइनस कर दो, लेस ओवर अप्लाइड, तो
ओवर अंडर में लॉजिस्टिक का कुछ है? नहीं, दो तरीके होते हैं ना, या तो कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज करो, हम कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज ही नहीं कर रहे, सॉरी हम कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज कर रहे, क्लोजिंग स्टॉक को तो छेड़ ही नहीं रहे। हाँ जी, लेस कर दो 90 के 11,900 ये आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आ गया जनाब? 18,000 माइनस 11,900 50 61 61 ओके। अब क्या माइनस सारा कुछ क्या हो चुका है? प्रोडक्शन एक्सपेंस सारे हो चुके हैं। अब आ जाएंगे नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंस सारे, नॉन फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। लेस वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन, जो भी लिखे हुआ है वो नाम इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ सेलिंग लिखा हुआ है। वेरिएबल सेलिंग 15 रुपए पर यूनिट, 15 रुपए पर यूनिट कैसे करेंगे? वैक्स सेलिंग एक्सपेंस 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 50, ये बात समझ लगी सबको? फिक्स्ड फिक्स कितने हैं? 8 लाख। ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। हाँ जी, अब इसको प्रॉपर देखें कि सारा इसका सीक्वेंस समझे, प्रॉपर इसको देखें। आपको अगर किसी जगह से मसला आ रहा है तो वो डिस्कस करें, किस जगह पर आपको अभी भी स्टे लगा, क्योंकि इसके बाद हमारा काम शुरू हो जाना है मुश्किल सवालों वाली साइड, जिसमें हमने अंग्रेजी भी समझनी है, ट्रिक भी देखने हैं, हर चीज उसमें होगी। लेकिन अभी तो सादगी चल रही है। डन। एक और फॉर्मेट बताता हूं इसके लिए, ये क्योंकि देखिए अगर आप कहेंगे नहीं सर हम यही करेंगे, ओ भाई आप लोग कोई 5वीं 6ठी क्लास पढ़ रहे हो, 9वीं 10वीं पढ़ रहे हो, नहीं, आप प्रोफेशनल बन रहे हो, आपको हर तरह की ट्रीटमेंट का पता होना जरूरी है। जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली जो अमाउंट है आपके पास ऑप्शन है कि यहां पर ना लिखे, वो ग्रॉस यहां पर लिखे, जहां ये जगह यहां पे लिख सकते हैं, फिर ऊपर जो आंसर आएगा वो कोई और आएगा। अच्छा ये बात ध्यान से देखना है, ऊपर जो 300 माइनस कर रहे हो, एक्सपेंस कम कर रहे हो या ज्यादा कर रहे हो? कम कर रहे हो, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस कर रहे हो। अगर एक्सपेंस कम करोगे तो प्रॉफिट में क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका मतलब है अगर नीचे लिखोगे तो 300 ऐड करोगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में एडजस्ट करोगे तो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे, और ऊपर एडजस्ट करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे। एक दफा आई कैप ने ये वाली अमाउंट यहां से निकाल के ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे लिख दी थी, तो बच्चों ने रोला डाल दिया, ये प्लस होनी है वो माइनस कर रहा है, माइनस होनी है प्लस कर रहा है। तो जाहिर सी बात है पहले कॉस्ट में एडजस्ट हो रहा था तो ट्रीटमेंट और थी, अब प्रॉफिट में एडजस्ट हो रहा है तो ट्रीटमेंट और है। अगर आप सारा सवाल एज इट इज नहीं करना चाहते, कम अज कम इतना हम कर सकते हैं कि यहां से एक चीज लेते हैं, यहां से इसकी 12,000 डायरेक्ट माइनस करते हैं 18,000 में से, ये चीज इग्नोर करते हैं, ये चीज इग्नोर हो जाएगी, ये चीज नहीं आ जाएगी, बस बाकी सेम रहेगा। तो 18,000 में से 12,200 माइनस करो तो कितना आंसर आएगा? 5,800 ग्रॉस कंट्रीब्यूशन के कुछ वो बाकी तो बातें वही है ना, वो उसकी बातें ना भी करो। उसके बाद 18,000 में से 5,800 माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 18,000। अच्छा पहले आपने माइनस कर दिया, आपने डायरेक्ट 5,800 बताया था, वही हाल नहीं आप
पहले ये बताओ ना, ये वैल्यू बताओ। 18,000 माइनस 12,200 5800 या 10 5800। 800 अच्छा आपने ये डायरेक्ट यहाँ ये वैल्यू बता दिया। अब 5800 में 300 300 प्लस करेंगे 6100 और ये माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 38। तो ये जो अंडर या ओवर अब्जॉर्प्शन है, चाहे तो आप कॉस्ट ऑफ सेल में, एंट्री सेम है, इसकी मजे की बात ये। ओवर अब्जॉर्प्शन की एंट्री क्या, ये ओवर अब्जॉर्प्शन था ना, ओवर अब्जॉर्प्शन की एंट्री आती है यस सर। क्या, प्रोडक्शन ओवरहेड टू कॉस्ट ऑफ सेल। प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल या एसपीएल क्रेडिट। अब कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो रहा है तो क्या मतलब है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है। एसपीएल क्रेडिट हो रहा है, इनकम है या एक्सपेंस है, एसपीएल क्रेडिट हो रहा है, इनकम है या एक्सपेंस है, एसपीएल क्रेडिट हो रहा है, इनकम है या एक्सपेंस। याद है ये, एसपीएल जब भी डेबिट हो एक्सपेंस होता है, जब भी क्रेडिट हो इनकम है। कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट हो रहा है तो यहां से माइनस, एसपीएल क्रेडिट हो रहा है तो यहां पर प्लस। ठीक है, समझ लगी, अच्छी बात है, नहीं लगी दोबारा पढ़ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको हम करने लगे हैं मार्जिनल के जरिए और चेक करते हैं कि इसका प्रॉफिट बराबर क्यों नहीं आ रहा, वजह क्या है। जब भी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होगा प्रॉफिट बराबर नहीं आएगा, और क्यों नहीं बराबर आएगा और कब बराबर आ सकता है ये भी बताओ। सबसे पहले सेल्स, सबसे पहले आपको पता सेल चेंज नहीं, 18,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट। इस सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम अपने लिए कर रहे हैं। कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, 1 लाख या 20? 20। उसके बाद आया जरा, यहां पर हमने इसकी छोटी सी वर्किंग की थी, कौन सा रेट रूम है, 122 या 102? 102 मल्टीप्लाइड बाय 102 कितना, 1 लाख, 120 मल्टीप्लाई बाय 102 कर दो, 12240 ओके की बात। माइनस क्लोजिंग स्टॉक 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 102 या 122, और ये ऊपर वाला रेट ही करते होती हैं, एवं रहा 2040। इसको माइनस करेंगे तो जो आएगा उसे क्या बोलोगे, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। क्या बोलोगे, चलो जी कितना आ रहा है, पहले इसका आंसर बताएं। 10,200 करो जरा माइनस, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 18,000 में से 10,200 माइनस 7,800 ओके हो गया। नेक्स्ट नेट कंट्रीब्यूशन, पहले लेस कर दे वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन। वेरिएबल नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है कितने, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 15, ऐसा ही है कुछ, 1500 आया था नेट कंट्रीब्यूशन। हाँ जी, नेट कंट्रीब्यूशन कितना, 6300। नेट कंट्रीब्यूशन कितना है, हाँ जी, वेरिएबल खर्चे माइनस हो गए। अब क्या माइनस करें, फिक्स खर्चे लेस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंस। अच्छा, फिक्स प्रोडक्शन अप्लाइड माइनस करेंगे या दूसरे माइनस करेंगे, यहां पर अप्लाइड नहीं माइनस करते, अप्लाइड होगा डिलीट,
बाकी बात क्या है, बजटेड और एक्चुअल दोनों गिवन होंगे तो एक्चुअल, और दोनों में से कोई एक गिवन हो, तो वही लेना है। और तीनों में से कोई एक गिवन हो, तो फिर जो गिवन है वही ले ले, इग्नोर नहीं कर सकते। तो 2100 और सेलिंग कितने हैं 800। ठीक होगी बात। प्रॉफिट बताएं 6300 माइनस 2100 माइनस 800 30 एग्जैक्ट 400 का डिफरेंस आ रहा होगा इस प्रॉफिट और उस प्रॉफिट के। क्यों 400 का आता है डिफरेंस? पहले तो ये तो अभी हमने फॉर्मेट किया है ना, ये तो कुछ डन नजर आ रहा है ना अब थोड़ा बहुत। चलिए इसका प्रॉफिट आया 3800, इसका प्रॉफिट आया 3400। ओके की बात। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, पहली बात कब ये बराबर आया करेंगे, अगर आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं गिवन होगा ये बराबर आएंगे। अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट बराबर होंगे फिर ये बराबर आएंगे। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन ही ना हो, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट बराबर हो तो इनके आंसर बराबर आएंगे। अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट बराबर ना हो तो ये कभी भी बराबर नहीं आएंगे। एक बात। दूसरी बात, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये बातें हैं वैसे बताने वाली हैं। अब ये सवाल करना ही मेन टारगेट यही है, हमने इसको रिकंसाइल करना है, बराबर करना है इसको। 3400 को 3800 करना है और 3800 को 3400 करना है। कैसे करेंगे? जितने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यूनिट में फर्क है, ओपनिंग स्टॉक के और क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट में फर्क है, मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। ओपनिंग और क्लोजिंग यूनिट का डिफरेंस कितना डिफरेंस है? ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 20,000 है, तो 20,000 का फर्क हो गया। प्लस माइनस की बात नहीं करनी, सिर्फ फर्क लेना है, चाहे पॉजिटिव आ रहा है फर्क या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, कितना फर्क आ गया? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड रेट 20, तो 20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो कितना आ जाएगा? 400। अब 3800 में 400 माइनस करेंगे तो 3400 आ जाएगा, और 3400 में 400 प्लस करेंगे तो 3800 आएगा। सर ये क्या चक्कर है? एक बात याद रखें, अगर आपके क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो फिक्स्ड अब्जॉर्प्शन का आंसर ज्यादा आएगा, अब्जॉर्प्शन का आंसर ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 4 कॉस्ट होती हैं। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा तो इसका क्या मतलब होता है? प्रॉफिट ज्यादा आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा तो इसका क्या मतलब है? प्रॉफिट ज्यादा आएगा। ये हमने इन्वेंट्री के अंदर सीखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा। अगर आपके क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट ज्यादा है तो किसका प्रॉफिट ज्यादा आएगा? अब्जॉर्प्शन का। अब आपको ये पता चल गया कि क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट ज्यादा आ रहे हैं, तो अगर आपको अब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट गिवन है, आपने मार्जिनल में जाना है, 400 माइनस कर देना। मार्जिनल का गिवन है, आपने अब्जॉर्प्शन में जाना है तो 400 प्लस कर देना। ठीक है, ये सारी कहानी हमने जो फुल टाइम बहस करनी है ना, वो करनी है कल की क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अभी मैं आपको रिकंसिलिएशन का तरीका बता देता हूं। तरीके इसके कई हैं, एक तरीका सिखा देता हूं जिसको आपने लेकर आगे चलना है। तो ये पेपर में आता है 2-4 नंबर का, हमेशा। हमेशा से मुराद है मोस्टली। रिकंसिलिएशन, इसे रिकंसिलिएशन बताते हैं कि इसको रिकंसाइल करके दिखाएं। रिकंसिलिएशन, एक प्रॉफिट लो और उससे दूसरा प्रॉफिट आ जाए, कोई भी एक प्रॉफिट ले लो और उससे दूसरा प्रॉफिट आ जाए। कौन सा प्रॉफिट लेना है? पहले जो मर्जी कहोगे वही ले लेंगे। अब्जॉर्प्शन का, नेट प्रॉफिट अंडर अब्जॉर्प्शन, नेट प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन। 3800 आपने लेस कर देना इसमें जिसका प्रॉफिट लिया उसका क्लोजिंग स्टॉक। किसको माइनस करना है? जिसका प्रॉफिट लिया उसी का क्लोजिंग स्टॉक। लेस कर दे क्लोजिंग स्टॉक अंडर अब्जॉर्प्शन। बताओ अब्जॉर्प्शन का क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? अपने सवाल में जाकर देख लो।
2440 यही है। यस सर। अब बस ये समझ के आगे उल्टा करते जाओ, ऐड कर दो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अंडर अब्जॉर्प्शन है ही नहीं। ओके होगी बात। फिर लेस कर दो ओपनिंग स्टॉक अंडर मार्जिनल, जाहिर सी बात है पिछले का ओपनिंग अगर ऐड किया है तो दूसरे का तो माइनस ही होगा ना, अपोजिट जा रहे हैं ना। और ऐड कर दो क्लोजिंग स्टॉक अंडर मार्जिनल। हाँ जी, उसका क्लोजिंग स्टॉक है 2040, ये लेस करना है और ये ऐड करना है। ये पैटर्न याद करना है आपने पहले, ये एक ही बस याद रखना ये चीज बस, जिसका प्रॉफिट लिया उसका क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, जिसका प्रॉफिट लिया उसका क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, फिर उसका ओपनिंग ऐड कर देंगे, और दूसरे वाले इसके उलट कर देंगे मार्जिनल के, इसका ओपनिंग स्टॉक प्लस किया है उसका ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दो और क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो। आपके पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा नेट प्रॉफिट अंडर मार्जिन। ये है रिकंसिलिएशन। आप चाहो तो नेट अब्जॉर्प्शन लेके मार्जिनल और मार्जिनल लेकर अब्जॉर्प्शन फाइंड कर, और सबसे ज्यादा ये इंटरेस्टिंग होता है इसका। इंटरेस्टिंग क्यों होता है कि कभी कभी आप दोनों नेट प्रॉफिट अगर रिकंसिलिएशन नहीं हो तो इसका मतलब गलत है, अगर आपका प्रॉफिट रिकंसिलाइज नहीं हुआ तो इसका मतलब है गलत है। एक कई मेथड है, एक नहीं। एक मेथड ये भी कर सकते थे, अगर आपको वो वाला याद रहता है कि किसका प्रॉफिट कम या ज्यादा आएगा, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट अगर ज्यादा हो रहे हैं तो अब्जॉर्प्शन ज्यादा आएगा। अब आपको क्वेश्चन के अंदर 3800 दिया हुआ, ये 3800 किसका है? अब्जॉर्प्शन का। ये बात पता है कि मार्जिनल का कम आएगा तो माइनस करेंगे। वो करेंगे क्या? डिफरेंस इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। यूनिट में डिफरेंस कितने का है? 20,000 का, मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कितना है? 400 माइनस करेंगे 3400। यही फैक्टर प्लस माइनस करना है। अब अगर 3400 है और ये मार्जिनल का है, हमें पता है मार्जिनल का प्रॉफिट कम आएगा। क्यों पता है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट ज्यादा है और हमने जाना है अब्जॉर्प्शन की तरफ। तो कैसे जाएंगे? 20 मल्टीप्लाइड बाय 20, 400 इसमें प्लस कर देंगे, 3800 आ जाएगा। तो अब ये भी कर सकते। ठीक होगी बात? समझ लगी या लग समझ गई? चले सवाल लिखे जो आपने कल करके आने। अगर ये चीज आपको समझ लग गई तो फिर तो काम खत्म हो गया हमारा। ये छोटे छोटे सवाल है, ये आपने करने। पहले 6 तो पूरे कर लेने ना। पहली 6 एग्जांपल्स अब हमारी हो गई हैं और उसके बाद आप आ जाएं पहली 6 एग्जांपल के बाद एग्जांपल नंबर 8। इसमें एक का प्रॉफिट देकर दूसरे का प्रॉफिट फाइंड करवाया गया है, सिर्फ प्रॉफिट टू प्रॉफिट जा रहा है। एग्जांपल नंबर 8 सॉल्यूशन नहीं देखना। एग्जांपल नंबर 9 ये छोटे छोटे सवाल है, रिकंसिलिएशन है बस। आप हर तरह से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 13 टोटल 11 और ये बेसिक से ये सारी रिकंसिलिएशन है, कुछ सवाल नहीं है। ये सिर्फ रिकंसिलिएशन गिवन है, सवाल है ही नहीं। आपने फर्स्ट 6 क्वेश्चन में तो 4 तो हमने कर ही लिए थे। फर्स्ट 6 1 2 6 7 छोड़ के 8 to 30 30 ना 12 में 30 ये आपने कर लेने हैं। और फिर अब हमारी थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़नी है हमने इसकी, और फिर इसके बाद ये खत्म हो गया टॉपिक।